गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसमें हमारे पास हम इनिशियल स्पेक्ट्रम हमने देखा था, और वो भी लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब एक कौन सा टाइप था, लाइन स्पेक्ट्रम था इनिशियल स्पेक्ट्रम के अंदर। तो उसमें हमारे पास 5 सीरीज जो थी वो हमें ऑप्टेन हुई उसके स्पेक्ट्रम के अंदर। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट थी, ये सभी साइंटिस्ट के नाम पर थे सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले बाल्मर जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया और क्या ऑब्जर्वेशन से क्या इक्वेशन दी उन्होंने, ठीक है। ये हम समझेंगे कि उन्होंने देखा कि जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी सीरीज थी। तो उन्होंने एक स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व किया, अब उस स्पेक्ट्रम में जो जिन रेडिएशन से वो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ है उनकी वेवलेंथ कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी। उसके लिए उन्होंने क्या बताई, एक इक्वेशन बताई वेव नंबर की टर्म में। किसकी टर्म में? वेव नंबर। वेव नंबर किसके इक्वल होता है? 1/वेवलेंथ, लैम्डा, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ है, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ये किसके इक्वल था? 109677। ये कांस्टेंट था इनटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है। और जो n की जो वैल्यू थी वो थी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे जाए, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू। ये उन्होंने एक इक्वेशन डिटरमाइन की कि जो हम वेवलेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं उन रेडिएशंस का जिससे बाल्मर सीरीज जो थी वो फॉर्म हो रही थी। मतलब जो विजिबल रीजन के अंदर जो रेडिएशंस आती है उनके लिए क्या वेवलेंथ थी वो सब हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने इक्वेशन दी। अब हमारे पास तो और भी सीरीज थी, तो इन्होंने और सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनके लिए क्या इक्वेशन है। तो सब ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सब अपनी जो सीरीज है, मतलब इनके नाम पे सीरीज पढ़ी है, तो डिफरेंट सीरीज के लिए उन्होंने इक्वेशन दी। जैसे लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो न्यू बार की जो वैल्यू होगी, जो वेव नंबर की वैल्यू होगी वो थी 109677। सेम कांस्टेंट था, और इन्होंने कहा कि यहाँ 1/1 का स्क्वायर आएगा और 1/n², और यहाँ n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, इसमें आएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या कहा कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और 1/3 का स्क्वायर 1/n का होल स्क्वायर, और n की जो वैल्यू थी वो थी 4, 5, 6 एंड 7। और इस तरीके से सभी साइंटिस्ट ने जो है वो वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसमें कांस्टेंट सेम था जो बाल्मर ने बताया था। बस ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये चेंज होती है कि लाइमन सीरीज के लिए वैल्यू 1 थी, फिर यहाँ 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई एंड 5 हो गई। तो ये सभी ने वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो है एक इक्वेशन दी। अब एक साइंटिस्ट थे रिडबर्ग, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, बस जो फर्स्ट वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। तो इन्होंने इस पूरे इन सभी इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हुए एक इक्वेशन हमें दी जिसको हम रिडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन। क्या है वो देखते हैं। रिडबर्ग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो रिडबर्ग ने सेम इक्वेशन दी, ठीक है। उसने जो हम कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे थे उसने उसको r बताया और उसको अपना नाम दे दिया, उसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? रिडबर्ग कांस्टेंट। और आगे इनटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 n2 क्या थे? हर सीरीज के लिए अलग वैल्यू थी। जैसे लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो n1 की वैल्यू 1 थी, बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2, पाशन के लिए 3, 4 एंड 5। n2 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए 2, 3, 4, 5, 3, और बाल्मर सीरीज के लिए 3, 4, 5, 6, पाशन के लिए 4, 5, 6, 7। इस तरीके से इन्होंने कहा कि n1 और n2 की वैल्यू हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट लाइंस आ रही थी कि अगर n1 की वैल्यू 2 ले रहे हैं और n1 की वैल्यू 2 ली और n2 की वैल्यू 3 ली बाल्मर सीरीज के अंदर, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी, उसका जो वेव नंबर है या उसकी जो वेवलेंथ है वो हमें पता चल जाएगी।
उसी सीरीज में देखो हमने इस तरीके से जो है कल सीरीज ड्रॉ की थी कि बहुत सारी लाइनें थी कि जो फर्स्ट लाइन है इसकी वेवलेंथ कितनी है, सेकंड है इसकी कितनी है, तो वो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे और हमारे पास सभी लाइनों की जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ जो इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए कि रिडबर्ग्स इक्वेशन क्या थी, बाल्मर ने क्या इक्वेशन दी, n1 की वैल्यू क्या होगी डायमंड सीरीज के लिए, बाल्मर के लिए। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आपके पास आएगा कि लाइमन सीरीज के लिए बताओ n1 की वैल्यू क्वेश्चन के लिए मिनिमम n1 की वैल्यू क्या हो सकती है रिडबर्ग्स इक्वेशन के अंदर। आपके पास जो क्वेश्चन सीरीज है या पी फंड सीरीज है कहेगा n1 की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू 5 होगी, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये रिडबर्ग्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हम बोर्स एटॉमिक मॉडल जो पढ़ेंगे उसके अंदर फिर से इसको डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था इसमें इतनी सारी लाइनें क्यों आई, क्या रीजन था, ठीक है, वो सब हम उसके अंदर फिर से इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अब हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, 4 मेन। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है इसका कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स। These orbits have fixed energy and radius। कि जो न्यूक्लियस है ना उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ये सब ऑर्बिट्स, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को नाम दिया 1 2 3 इस तरीके से कि इसकी n की वैल्यू 1 2 3, n क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, लेकिन ये 1 था, ये 2, ये 3। जो n की वैल्यू जिस ऑर्बिट के लिए 1 थी वो ग्राउंड, उसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज की। n = 1 की एनर्जी सबसे कम, फिर इसकी उससे ज्यादा, फिर और भी ज्यादा, एंड ये इंक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था। और इसने जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था सबसे मेन की, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो ये प्रूव नहीं कर पाया था कि उनकी एनर्जी फिक्स है और वो न्यूक्लियस में मर्ज नहीं होंगे। लेकिन इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था इसने उसको जो है ओवरकम कर लिया, उस जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की। इसने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी फिक्स है, इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करेगा तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर, ठीक है। तो इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड क्या था, जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता जब तक हम उसमें कोई एनर्जी ऐड या उसमें से कोई एनर्जी निकाल नहीं लेते। या तो उसमें कोई एनर्जी हम ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, और जब ऐसा अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो उसके जो ऑर्बिट है वो अपने आप चेंज कभी भी नहीं होगा। कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, अगर मैं उसमें एनर्जी ऐड करूंगा तभी वो किस में जाएगा, n = 2 के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर, इसके अंदर जाएगा सेकंड ऑर्बिट के अंदर। और वो भी इतनी एनर्जी ऐड करूंगा कि वो किसके बराबर हो जाए, जो सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसके बराबर जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में नहीं जा सकता। तो मतलब मुझे एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, पहली बात तो ये, ठीक है। जब तक एनर्जी ऐड नहीं करेंगे वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता। अगर वो थर्ड ऑर्बिट में और अगर उसको सेकंड में आना है तो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जब तक एनर्जी हम निकालेंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, वो सेकंड में नहीं आ सकता। मतलब हम जब तक किसी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, वो अपना एक तो ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। अगर हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ये कंफर्म, ठीक है। मतलब कि
ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल, मतलब लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिट है उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर जाएगा जब हम एनर्जी ऐड करेंगे, तब ऐसा होगा। जब एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हायर से लोअर में आ गया, ये तो आप कॉमन से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जब एनर्जी रिमूव कर लेंगे हम तो वो हायर एनर्जी लेवल से कहां जाएगा, या हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहां जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो ये था सेकंड पोस्टुलेट जो कहता है कि जब तक हम इलेक्ट्रॉन में से कोई भी एनर्जी ऐड या रिमूव नहीं करेंगे वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये था सेकंड पोस्टुलेट। अब थर्ड क्या है वो देखते हैं। थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें जो बोर्स का था, बोर्स मॉडल का, ठीक है, तो देखो इसमें क्या एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे थे, ठीक है, कि उसमें हम जो कोई भी स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है कि रेडिएशंस जो आती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। अब डिफरेंट वेवलेंथ की जब रेडिएशंस आएंगी तो उनसे डिफरेंट स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। अब जो रेडिएशंस डिफरेंट आ रही हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की आ रही हैं, वो किस बात पे डिपेंड करती हैं, वो थर्ड पोस्टुलेट जो है वो एक्सप्लेन करता है। क्या कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट कि वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स। कि जो फाइनल और इनिशियल ऑर्बिट में कितना एनर्जी डिफरेंस है उस वो डिपेंड करेगा, उस पे जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी एटम है एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में। और कुछ टाइम बाद वो फिर से रिटर्न करेंगे लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में था और कहां चला गया, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जंप कर, और कुछ टाइम बाद वो फिर से रिटर्न करेगा, और जब रिटर्न करेगा तो एनर्जी को इमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म। किसके फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म। अब ये जो रेडिएशंस इमिट हो रहा है ये डिपेंड करता है कि ये जो दो एनर्जी लेवल्स थे, जो दो ऑर्बिट्स थे, कि एक हायर एनर्जी का ऑर्बिट है, सपोज करो मैंने कहा n=4 और ये n=2, कि सेकंड से फोर्थ ऑर्बिट में चला गया और फिर से रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ से जो रेडिएशन इमिट होगी वो इस एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। और अगर मैंने कहा कि सेकंड में था और थर्ड में चला गया और फिर से रिटर्न करेगा थर्ड से सेकंड में, तो अभी एनर्जी इमिट करेगा, तो अब जो रेडिएशंस होगी अब इन दोनों की डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। और जब रेडिएशंस इन दोनों की डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, इनकी वेवलेंथ, तो इनसे जो स्पेक्ट्रम है उनमें भी डिफरेंस लाइन आएंगी। ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, वो हम इस फॉर्मूले से पता लगा लेंगे कि जो एनर्जी है वो कितनी क्या होगी, hc by lambda इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, की इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो इसके इक्वल होगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ hc by lambda, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके 1/λ इक्वल टू 1/hc इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, वेयर h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, और c क्या आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट। अब देखो इसी से थर्ड पोस्टुलेट से हम इनिशियल स्पेक्ट्रम को और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट था बोर्स मॉडल का, ठीक है, उससे हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो इनिशियल स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो चेंज नहीं होता जाता, उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज, ठीक है, वो कैसे, देखो हम कह रहे हैं हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जैसे E1 जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उन सब की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी उसमें कुछ एनर्जी फिक्स है, वो E1 है, फिर E2 E3 है, E4 एंड सो ऑन। तो हमने कहा इनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज हमने कहा इनकी होती है। अब जब ये फिक्स्ड है तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी तो फिक्स होगा, इनकी भी तो वैल्यू कैसी आएगी, फिक्स आएगी, ये भी कुछ फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। कि जब E4 और E3 फिक्स है कि मैंने सपोज करो इसकी एनर्जी है 200 किलो जूल और इसकी है 100 किलो जूल, तो E4 माइनस E3 क्या रहेगा, 100 किलो जूल, ये तो फिक्स है। अब ये चेंज कैसे होगा, जब ये वैल्यू भी फिक्स है और जब ये भी फिक्स है तो इनमें एनर्जी डिफरेंस भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
एनर्जी डिफरेंस फिक्स का मतलब है कि डेल्टा ई की वैल्यू फिक्स है, जो हम कह रहे हैं चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी किसकी इक्वल होती है hc अपॉन लैम्डा। अब ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट और c स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब जो लैम्डा है उसकी भी कुछ ही फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती हैं, फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज होंगी लैम्डा की। तो मतलब लैम्डा भी क्या है क्वांटाइज्ड है, जो वेवलेंथ है रेडिएशंस की वो भी क्या होगी क्वांटाइज्ड होगी, कुछ ही वैल्यूज हो सकती है, कुछ ही वैल्यूज क्या है हो सकती है। ठीक है, ये हम थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, इसका मतलब जो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो हमें लाइनें ऑब्जर्व होती हैं वो एक इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, उसमें बहुत सारी लाइन है, मतलब और उन लाइनों की जो वैल्यू है जो उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है फिक्स्ड है, वो ज्यादा चेंज नहीं होगी, कुछ ही वैल्यूज उनकी हो सकती है। ठीक है, तो ये था थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ क्या कहता है जो फोर्थ पोस्टुलेट है, ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें बताता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा क्वांटाइज्ड होगा, मतलब फिक्स होगा, उसकी भी कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी, कुछ क्या होंगी फिक्स वैल्यूज होंगी। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, वो जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वहां जो मोमेंटम होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर उस बॉडी का मास m है और ये जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस r है और उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड v है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे m इंटू v इंटू r, m इंटू v इंटू r। और ये जो होगा एंगुलर मोमेंटम, अब इसकी कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी, वो किसके इक्वल होगा nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। ये क्या आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, तो क्या आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, ये फिक्स है। और n जो होगा वो कोई भी इंटीजर होगा, क्या होगा इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहे हैं। अब उसकी कुछ वैल्यूज होंगी फिक्स किया, अगर n की वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, अगर n की वैल्यू 2 रखी तो ये हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई, 3 रखी तो 3h अपॉन 2 पाई। तो मतलब उस एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स, उसकी कुछ ही वैल्यूज हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ ही ऑर्बिट्स में हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी एटम के अंदर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी कुछ ही वैल्यूज आ रही थी हमारे पास। तो ये था फोर्थ पोस्टुलेट, इसका बोर्स मॉडल का। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ने बहुत अच्छे पोस्टुलेट्स दिए, जिसने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किया और बहुत कुछ बताया ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, अब इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशंस थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में और देखेंगे कि बोर्स मॉडल से हम और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उनकी एनर्जीज को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन आज जो कराया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर आपको डाउट रहती है तो वो जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।